नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल के कृषि आधारित कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। कृषि दर्शन के इस विशेष अंक में आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल की प्रमुख नकदी फसल मटर की उन्नत खेती के बारे में। इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है कृषि विज्ञान केंद्र कंडाघाट सोलन से वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सीमा ठाकुर जी। मैम, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आज हम मटर की खेती के बारे में बात करने वाले हैं और हमें पता है कि मटर की खेती है या मटर है वो हिमाचल की एक प्रमुख नकदी फसल है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसकी हिमाचल में और क्या स्थिति है और किन किन क्षेत्रों में सफल मटर की खेती की जाती है। स्मृति जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसा आपने कहा कि मटर हिमाचल प्रदेश की एक नकदी फसल है जिसको उगाकर किसान अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं जी। और अगर हम पूरे हिमाचल की बात करें तो 22,855 हेक्टेयर एरिया में मटर की उत्पादन हो रहा है। और उसके अलावा अगर प्रोडक्शन की बात करें, उपज की बात करें जी, तो 2,89,000 के करीब जो है इसकी मीट्रिक टन इसकी पैदावार रहती है जी। और अगर हम पूरे एरियाज़ की बात करें, क्षेत्रों की बात करें, कहाँ कहाँ ये उगाया जाता है जी। तो इसको 2 मौसमों में उगाया जाता है। एक तो रबी के मौसम में, एक खरीफ के मौसम में। अगर रबी के मौसम की हम बात करें तो हमारे निचले और मध्यवर्ती इलाके हैं वो इसको रबी के मौसम में लगाते हैं जी। पर अगर खरीफ के मौसम की अगर हम बात करना चाहें तो जो हमारे ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पे ये खरीफ के मौसम में भी लगता है। अच्छा। और इससे किसान बहुत अच्छी आय जो है वो अर्जित कर पा रहे हैं जी। और हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में अगर हम बात करें तो हमारा जो शिमला जिला है, कुल्लू जिला है, मंडी है, सोलन, सिरमौर, सभी जो डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे वहाँ पे इसकी सफल खेती की जा सकती है। जी, तो हम ये कह सकते हैं लगभग हिमाचल के सारे जिलों में मटर की खेती की जा सकती है। तो मैम, अच्छे मटर के जो फसल उत्पादन के लिए किस तरह की भूमि, जलवायु या फिर तापमान की आवश्यकता रहती है? वैसे भी अगर किसान भाई इसको शुरुआत करना चाहते हैं तो ये बहुत कारक है। अगर आप भूमि की बात करें, तापमान की बात करें, जलवायु की बात करें, इन बातों पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए अपनी खेती, किसी भी खेती को शुरू करने से पहले। तो जैसे आप मटर की खेती की अगर बात करते हैं तो वातावरण की बात करें तो ठंडा और नम वातावरण जो है वो मटर की खेती के लिए उपयुक्त रहता है जी। और अगर हम बात करें तापमान की तो बीज अंकुरण की अगर हम एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं तो बीज अंकुरण के लिए भी टेम्परेचर जो है 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहना चाहिए। अगर वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है तो बीज की अंकुरण क्षमता प्रभावित होती है। अच्छा। और जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा बढ़ना शुरू कर जाती है जी। इसके अलावा वैसे अगर मिनिमम टेम्परेचर की हम बात करें तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी बीज का अंकुरण मटर का हो जाता है। अच्छा। और अगर हम वानस्पतिक ग्रोथ की बात करें, वेजिटेटिव ग्रोथ की बात करें तो 13 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है इसके लिए उत्तम माना गया है जिसमें कि आप अच्छा मटर का उत्पादन कर सकते हैं। और अगर हम मिट्टी की बात करें, सॉइल की बात करें तो सॉइल में दोमट मिट्टी इसके लिए अच्छी रहती है। बट अगर आपके पास सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है तो आप रेतीली दोमट मिट्टी भूमि में भी इसका उत्पादन कर सकते हैं। पीएच मान बहुत ज़रूरी है। 6 से 7.5 जो है वो पीएच मान अगर रहेगा तो मटर की खेती बहुत अच्छे से की जा सकती है जी। तो हम ये देख सकते हैं कि हमें हर चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत है और कब कब जैसे आपने बताया कि अच्छी फसल का उत्पादन हो सकता है जो इसके लिए उपयुक्त तापमान है या फिर मिट्टी की कैसी मिट्टी होनी चाहिए। जी। तो मैम, अगर हम क्षेत्र की और प्रजातियों की बात करें, क्या वो बुआई का समय निर्धारित करता है और कौन सी प्रजातियों को कब कब लगाया जाना चाहिए? ये बहुत ज़रूरी आपने प्रश्न पूछा है स्मृति जी, क्योंकि ज़रूरी है कि किस्मों के हिसाब से हम लगाएं। अगर हम किस्मों के हिसाब से बिजाई का समय निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमसे चूक हो रही है। अगर हम किस्मों की बात करें तो किस्मों को हम अगेती किस्में और देर से पकने वाली किस्में या पछेती किस्मों में हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। अगर हम अगेती किस्मों की बात करें तो जैसे आपका अर्कल है,
अगेता 6 है, अगेता 7 है, और अभी आज़ाद P3 AP3 वैरायटी जो है अभी रिलीज़ हुई है लुधियाना यूनिवर्सिटी की तरफ से जी। तो उसको भी आप खेतों में लगा सकते हैं। अगर पछेती किस्मों की बात करें तो आज़ाद P1 है, आपका लिंकन पहले पुरानी वैरायटी बहुत टाइम तक चली है, आजकल पंजाब 89 है। अच्छा। और अभी पालमपुर यूनिवर्सिटी से हमारा जो हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय है उन्होंने 2 वैरायटीज़ रिलीज़ की है, पालम मटर 1 एंड पालम मटर 2। ये दोनों पछेती किस्में हैं और इसको लगाया जा सकता है। जी। अब बात आती है कि क्षेत्र में, किस क्षेत्र में और हमें कौन सी प्रजाति लगानी चाहिए। जी। अगर आपका निचला क्षेत्र है, जैसे कि आप प्लेन इलाके में, जैसे हमारा बिलासपुर है, हमीरपुर एरिया है, तो उसमें हम जो अगेती किस्में हैं वो सितंबर से अक्टूबर के महीने में हमें बिजाई कंप्लीट कर लेनी चाहिए। पर जो हमारे मध्यवर्ती इलाके हैं उसमें हमें सितंबर में लगा लेनी चाहिए। यही अगर पछेती किस्मों की बात करें तो हमें जो लो हिल्स है हमारा, उसमें हमें नवंबर तक बिजाई कंप्लीट कर लेनी चाहिए, और मिड हिल्स में भी, मध्यवर्ती इलाकों में भी हमें नवंबर तक बिजाई कंप्लीट कर लेनी चाहिए। पर जो हमारे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र है, जैसे आपका किन्नौर हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, वहाँ पे हमारी ऑल टुगेदर डिफरेंट ग्रोइंग सीजन चला जाता है। अच्छा। वहाँ मार्च टू जून में हम अगेती किस्मों की बुआई करते हैं, और जो पछेती किस्में हैं वो मार्च टू जून और नवंबर दोनों में लगाई जा सकती है। अच्छा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किस किस्म को आपने किस क्षेत्र में लगाना है और किस समय में लगाना है, ये बहुत ज़रूरी है। और जैसे आपने बताया जो उच्च पहाड़ी क्षेत्र है किन्नौर और लाहौल स्पीति, वहाँ 2 सीज़न आते हैं इसके। बिल्कुल जी। तो मैम इसका बीज कहाँ से खरीदे, क्योंकि बुआई के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अच्छा बीज लेके आए। बीज कहाँ से खरीदें और बीज को खरीदते वक्त क्या सावधानियाँ किसानों को, बागवानों को रखनी चाहिए? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बीज ही आपकी फसल का आधार है। तो बीज खरीदते समय आपको ध्यान देना चाहिए कि जो विश्वसनीय स्रोत हैं उन्हीं से ही आपको सीड लेना चाहिए किसान भाइयों को। और अगर विश्वसनीय स्रोतों की बात करें तो हमारा डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय है जी। हमारा पालमपुर विश्वविद्यालय है, हमारा पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ से सीड लिया जा सकता है। हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है जो कि हर साल जो है किसानों को बीज मुहैया करवाता है। तो किसान भाइयों को कोशिश करनी चाहिए कि विश्वसनीय स्रोत से ही बीज लें। और दूसरी बात यह है कि अगर आप प्राइवेट से भी ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग प्राइवेट एजेंसी से भी लेते हैं, तो उसका बिल जरूर उसको रखना चाहिए। जी बिल्कुल। और दूसरी बात आपने की कि बिजाई से पूर्व क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल का समय जो है बिजाई का समय है। तो इस समय में अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जमाव अच्छा होगा बीज का, और जो क्रॉप ग्रोथ है वो भी अच्छी आएगी, ऑल टुगेदर फसल अच्छी आएगी। तो उसके लिए सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि जब आप बीज बाजार से लेके आए तो उसको ज़रूर उपचारित करें, क्योंकि किसान भाई कई बार सोचते हैं कि बीज उपचार करने से क्या ही हो जाएगा। तो बीज उपचार एक ऐसी कड़ी है आपकी फसल के लिए कि अगर आप बीज उपचार कंप्लीट करते हैं, बहुत सारी बीमारियों से आप अपनी फसल को पहले ही बचा सकते हैं। किसी भी स्रोत से अगर आप बीज ले रहे हैं तो बीज उपचार जरूर करें। जी। अब बीज उपचार की बात करें तो बीज उपचार कई तरीकों से हम कर सकते हैं जी। अगर रासायनिक विधि की हम बात करें तो आप कैप्टान का यूज़ कर सकते हैं। कैप्टान आपका 3 ग्राम प्रति किलो के बीज के हिसाब से आप उपचारित कर सकते हैं। सूखा उपचार विधि से आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि आपने पाउडर लिया, बीजों को थोड़ा गीला किया और उसमें मिक्स करके आपने बीज का ट्रीटमेंट कर लिया। दूसरी आपकी विधि आती है ऑर्गेनिक तरीके से, जैविक तरीके से आप किस तरह से बीज का उपचार कर सकते हैं जी। मटर के लिए मैं स्पेशली बात करूं तो राइजोबियम का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है, या जो भी फलीदार फसलें हैं उसमें राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, और आप आश्चर्यचकित होंगे कि 1 ग्राम आपका राइजोबियम है तो उसमें 1 करोड़ लाभदायक बैक्टीरिया, लाभदायक जीवाणु हमारे उस मिक्सचर में होते हैं। और उसको जब हम बीजों के ऊपर लेपन करते हैं तो बहुत सारे फायदे फसल को भी मिलते हैं और ज़मीन को भी मिलते हैं जी। एक्चुअली जब हम उसको लगाते हैं बीजों के ऊपर और बीज को हम लगाते हैं
तो आपने देखा होगा कि जो मटर होता है उसकी जड़ों में छोटी छोटी गांठें होती है। जी जी। ये गांठें क्या करती है, वातावरण से नाइट्रोजन को इकट्ठा करके जड़ों में फिक्स करती है। जब ये हम राइजोबियम का इस्तेमाल करते हैं तो इन गांठों की संख्या को हम नेचुरली बढ़ाने का काम करते हैं जी। दूसरी बात है कि अंकुरण क्षमता बढ़ेगी, जितना आपका बीज लगेगा उतना ही सारा उगेगा जी। कोई भी प्रॉब्लम आपके बीज में नहीं आएगी। तो ये तो हो गया आपका ऑर्गेनिक तरीका जी। और अगर हम प्राकृतिक खेती की बात करें, जैसा आप लोग आजकल मीडिया के माध्यम से या सरकारों के माध्यम से बहुत जोर दिया जा रहा है कि प्राकृतिक खेती की तरफ हम कदम बढ़ाएं जी। तो प्राकृतिक खेती में आप बीजोपचार कर सकते हैं बीजामृत से। जी। तो बीजामृत का उपचार भी बहुत फायदेमंद है। तो किसान भाइयों को जो अभी स्टार्ट कर ही रहे हैं, जो प्राकृतिक खेती अभी शुरू कर ही रहे हैं, जी जी। तो उनको सबसे पहली फसल जो है वो मटर से शुरू करना चाहिए जी। क्योंकि मटर उनके लिए एक आसान फसल होगी जिनमें वो सारा कुछ प्राकृतिक खेती के बारे में सीख सकते हैं। जी। तो मैम जैसे अभी आपने बताया कि किस तरह से बीज उपचार करना चाहिए, तो ये कितने समय पहले करना चाहिए, और मैं ये भी ज़रूर जानना चाहूँगी कि 1 बीघा जो ज़मीन है उसमें लगभग कितना बीज की आवश्यकता रहती है? देखिए, बीज की मात्रा आपकी डिपेंड करती है कि आपने कौन सी प्रजाति लगानी है। अगर आप, जैसे मैंने पहले कहा, अगेती किस्में लगा रहे हैं, जैसे कि अर्कल लगा रहे हैं या आप AP3 लगा रहे हैं, तो उसमें बीज की मात्रा आपको ज़्यादा लेनी पड़ेगी। मतलब 10 से 12 किलो प्रति बीघा आपको अगेती किस्मों का बीज लेना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप मध्यवर्ती किस्में लगा रहे हैं या देर से पकने वाली किस्में या पछेती किस्में लगा रहे हैं, तो उसमें यही बीज घट के 5 से 6 किलो प्रति बीघा के हिसाब से हो जाएगा। वो इसलिए होगा क्योंकि जो अगेती किस्में हैं उसमें हमारा जो फासला रहता है वो एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में 1 फुट का फासला रहता है और एक बीज से दूसरे बीज के बीच में 7 से 7.5 सेंटीमीटर हम रखते हैं। जी जी। पर अगर आप पछेती किस्मों की बात करें तो जो लाइन से लाइन का फासला है हमारा वो 2 फुट हो जाता है। अच्छा, तो उसमें बीज कम, इसलिए बीज की मात्रा उसमें कम रहती है। जी। तो मैम जो बीज उपचार करना है वो बुआई से कितने समय पहले करना चाहिए, या फिर इमीडिएट पहले, या फिर कुछ दिनों पहले करना चाहिए? देखिए, वो डिपेंड करता है कि आपने जैसे अगर केमिकल उपचार करना है तो केमिकल उपचार को आप इंस्टेंट ले सकते हैं। केमिकल लिया, उस पर कोट किया और आपने उसको सो कर दिया। जी। अगर आपने ऑर्गेनिक उपचार करना है, जैसे मैंने आपको बताया राइजोबियम से उपचारित करना है, तो आपको इसको 3 से 4 घंटे छाया में सुखाना पड़ेगा। अच्छा। जब आपका मतलब जो कोटिंग आपकी राइजोबियम की हुई है, अगर आप उसको इंस्टेंटली आप उसको सोइंग कर देंगे तो वो कोटिंग निकल सकती है। अच्छा। इसलिए उसको हम एडवाइस करते हैं कि आप 3 से 4 घंटे इसको छायादार स्थान में रखें ताकि उसके ऊपर की कोटिंग ना निकले, क्योंकि वही कोटिंग काम करेगी। इसी तरह से जी बिल्कुल। अगर आप नेचुरल तरीके की बात करें तो जो बीजामृत है, आपको बीजामृत में भी थोड़ी देर के लिए डिप करके रखना पड़ेगा। मतलब अच्छा। ये डिपेंड करता है, आप 1 से 2 घंटे इसको डिप करके ज़रूर रखें। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अगर ये कुछ भी नहीं होता है जी, तो इसमें भी आप ऐसा कर सकते हैं कि जो मटर का बीज आपने लाया है उसको ओवरनाइट भिगो के रखें। अच्छा। रात भर उसको भिगो के छोड़ दें, क्योंकि उसके जो कोटिंग बाहर की होती है बीज की, जब वो सख्त कोटिंग थोड़ी सी नरम हो जाएगी तो जहाँ भी आप उस बीज को डालेंगे उसको उगने में दिक्कत नहीं आएगी। जी, ये बहुत अच्छी आपने मैम बात बताई कि अगर कि कोई नहीं कर पा रहा है या फिर उसके पास सोर्स नहीं है बीज उपचार करने का, तो वो ओवरनाइट भिगो के रख दे ताकि उसकी जो बाहर की एक लेयर होती है या छिलका जिसको हम कहेंगे, हार्ड छिलका होता है, वो सॉफ्ट हो जाएगा और बीज अंकुरित होने में समय नहीं लगेगा और काफ़ी अच्छे से अंकुरित हो जाएगा। जी। तो मैम अगर हम खाद और उर्वरकों की बात करें तो मटर की खेती में किस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए खाद और उर्वरकों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करने से पहले मिट्टी का परीक्षण ज़रूर कराएं। किसान भाइयों से अनुरोध है जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कि आप अगर हर साल नहीं करवा सकते तो 2-3 सालों के बाद ज़रूर मिट्टी का टेस्ट करवाएं। जी। और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, जैसे कि आप कृषि विज्ञान केंद्र की बात कर लो, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कृषि विज्ञान केंद्र है, उनके पास लैब्स हैं, तो आप वहाँ भी अपनी मिट्टी का सैंपल दे सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट का, सूक्ष्म पोषक तत्वों का निरीक्षण करवाना है तो आप विश्वविद्यालय को
दे सकते हैं, वहाँ पे ये सुविधाएं सारी उपलब्ध हैं। जी। और हमारा कृषि विभाग है, कृषि विभाग भी इन सब का फ्री सैंपल लेता है और उसको टेस्ट करके फार्मर्स को देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मिट्टी के परीक्षण के आधार पर ही खादों और उर्वरकों का इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि ज़्यादा ना पड़े। जिस चीज़ की ज़रूरत है वही चीज़ मिट्टी में जाए। दूसरी बात आपने की कि मटर में हम किस तरह से यूज़ करें इसको। देखिए, जैसे मैंने पहले ही कहा कि मटर की जो जड़ें होती है उसमें छोटी छोटी गांठें होती है। ये क्या करती है कि वातावरण से नाइट्रोजन को इकट्ठा करके जड़ों में फिक्स करती है। तो नाइट्रोजन आपकी मिट्टी में फिक्स हुआ है। अगर आप ज़्यादा नाइट्रोजन देंगे तो क्या होगा कि वो जो ग्रंथियाँ हैं वो कम बनना शुरू हो जाएंगी। इसलिए जो डोजेज हम देते हैं, जनरली गोबर की खाद बहुत ज़रूरी है। आपको एटलीस्ट 1 बीघा खेती अगर आप कर रहे हैं तो 16 क्विंटल आपको गोबर की खाद डालना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप कैल्शियम नाइट्रेट की बात करते हैं तो 8 किलो प्रति बीघा के हिसाब से आपको नाइट्रोजन की खाद डालनी चाहिए। सिंगल सुपर फॉस्फेट यही बढ़ के 30 किलो पर बीघा के हिसाब से हो जाता है। और जो म्यूरेट ऑफ पोटाश है, जो पोटाश देने का काम करती है, वो भी 8 किलो प्रति बीघा के हिसाब से यूज़ करना चाहिए। अब बात आती है कि इन खादों को यूज़ कैसे करना है। ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे आपने गोबर की खाद पहले डालते हैं बुआई के टाइम में, ठीक है, आपने कैल्शियम नाइट्रेट भी 2 भागों में विभाजित करना है, उसको बुआई के टाइम में नहीं डालना है। आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश, सिंगल सुपर फॉस्फेट जो आपको डोजेज मैंने बताई 8 किलो और 30 किलो, वो आपने शुरू में खेत की मिट्टी तैयार करते समय ही डाल देना है। जो आपकी नाइट्रोजन की मात्रा है उसको आपने 2 भागों में विभाजित करना है। एक भाग आपने 1 महीने बाद डालना है, दूसरा भाग आपने फूल पड़ने पे डालना है। तो अगर आप इस तरह से खादों का इस्तेमाल करते हैं, और कई लोग कहते हैं कि हम तो 12-32-16 का इस्तेमाल करते हैं, तो 12-32-16 का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 15 किलो प्रति बीघा के हिसाब से 12-32-16 का इस्तेमाल करना चाहिए। पर उसके साथ भी आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश 4 किलो प्रति बीघा के हिसाब से ज़रूर डालनी चाहिए। हालांकि फार्मर कई बार कहते हैं कि 12-32-16 में तो सब कुछ है जी, हम दोबारा क्यों म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल रहे हैं। जब आप पोटाश मिट्टी में डालेंगे तो एक तो डिजीज़ रेजिस्टेंस बढ़ेगी, मिट्टी में आपका जो पौधा उगेगा उसमें आनुवंशिक रूप से ही इस तरह से होगा कि उसमें डिजीज़ से लड़ने की क्षमता आपकी मिट्टी में पैदा होगी और क्वालिटी अच्छी बनेगी जो भी फसल आप लगाते हैं। जी, तो जैसे आपने बताया कि किस तरह से उर्वरकों का इस्तेमाल करना चाहिए, और आपने मृदा परीक्षण की बात की कि मृदा परीक्षण बहुत ज़रूरी होता है, और पहले आपने पीएच की भी बात की थी कि मटर की बिजाई के लिए कितना पीएच ज़रूरी है। तो मृदा परीक्षण से एक कितना पीएच है मिट्टी का वो भी पता चल जाएगा, ताकि ईज़िली जो लोग मटर लगाना चाहते हैं उनको पता चल जाए कि उनकी मिट्टी उपयुक्त है उसके लिए कि नहीं। जी। तो मैम, अगर हम बात करते हैं रासायनिक खेती, क्योंकि आजकल हमेशा बात होती है रासायनिक खेती और प्राकृतिक खेती की कि कौन सी ज़्यादा सेफ रहेगी या कौन सी खेती करनी चाहिए, तो क्या रासायनिक खेती की अपेक्षा में प्राकृतिक खेती से मटर की खेती की जा सकती है? बहुत इजीली की जा सकती है और बहुत सुगमता से की जा सकती है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि जब किसान भाई ये मन में दृढ़ निश्चय करे कि मुझे प्राकृतिक खेती करनी है, तो सबसे पहले वो मटर की फसल को चूज़ करे। मटर की फसल को इसलिए चूज़ करे क्योंकि उसमें उनका प्रैक्टिकल हो जाएगा, समस्याएं कम है, ठंड में वैसे ही समस्याएं थोड़ी कम आती है इंसेक्ट पेस्ट की। और जो मटर ऐसी फसल है जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है आपकी प्राकृतिक खेती की तरफ। प्राकृतिक खेती के जो उत्पाद हैं उनकी तरफ उसका बहुत अच्छा रुझान रहता है और बहुत रिस्पॉन्ड करती है ये फसल। तो अगर प्राकृतिक खेती की हम बात करें, कुछ सिद्धांतों को हमें इसमें यूज़ करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले तो हमारे पास देसी गाय होना बहुत ज़रूरी है। देसी गाय का जो मलमूत्र है वो खेती के लिए फ़ायदेमंद है। दूसरी बात यह है कि जो उत्पाद हम बनाते हैं, जैसे मैंने कहा बीजामृत है, जीवामृत है, घन जीवामृत है, इसके अलावा और सारे कीटनाशक भी इसमें बनाए जाते हैं, उनका थोड़ा सा नॉलेज होना, थोड़ा ज्ञान होना ज़रूरी है कि किस तरह से इसको बनाना है। और इसके बाद अब बात आती है मल्चिंग की। आप इन उत्पादों का उपयोग तो करेंगे ही, पर जो फसल आपने लगा रखी है उसको ढकना ज़रूरी है, उसको एक कवर प्रदान करना ज़रूरी है जो कि आप घास से करेंगे। घास से जब आप मल्चिंग करेंगे तो क्या होगा, एक तो जब घास सड़ेगा तो ऑर्गेनिक कार्बन खुद ही मिट्टी में बन जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपने मिट्टी को एक कवर लगा दिया ऊपर से। जैसे आप कहते हैं कि
पानी उड़ना शुरू हो जाता है। जी। तो अगर मैं कई बार ये एग्जांपल देती हूँ कि अगर गैस पे आपने 2 पतीले रखे हैं, जी। एक पतीले में आपने ढक्कन लगाया है, जी। पानी दोनों में भरा है। जी, बिल्कुल। एक पतीले में ढक्कन लगाया है, दूसरा पतीला आपने खाली छोड़ा है, मतलब बिना उसमें ढक्कन पानी के। है, उसमें ढक्कन नहीं लगाया जी, जी। आपने। तो क्या देखेंगे आप कि थोड़ी देर बाद जो जिसमें आपने ढक्कन लगाया है उसमें पानी वाष्पित होकर उस पतीले में वापस जा रहा है। जी, जी। तो वही हाल हमारा मल्चिंग का है। अगर हम मल्चिंग करते हैं तो जो इवापोरेशन होनी है पानी की वो भी कम हो जाती है। जी। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप मल्चिंग को हटा के देखेंगे, अर्थवॉर्म्स, केंचुए जो है भरपूर मात्रा में आपकी मिट्टी में उपलब्ध रहेंगे। जी। तो ये सारे बेनिफिट्स है नेचुरल खेती करने के, प्राकृतिक खेती करने के। जी। और इसके अलावा वापसा और इंटर क्रॉपिंग, जी। आपने बहुत सारी फसलों को एक साथ लगाना है। जी, तो जी। मटर की फसल में आप मेथी और धनिए का इस्तेमाल सेकेंडरी फसल के तौर पे कर सकते हैं। जी। और जैसे आपने मल्चिंग की बात की तो वो नमी जैसे बनाए रखती है, वो उसमें खेत में नमी बनाए रखेगी और वो मेथी और धनिए की फसल को भी एक सपोर्ट देगी। जी, इसमें अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो फसलों का चुनाव हम इस तरह से कर सकते हैं कि हमारे पास मोनोकोटिलिडनस और डाइकोटिलिडनस 2 तरह की फसलें होती है। इन दोनों का मिक्सचर हमें लगाना है। जैसे मोनोकोटिलिडनस को आप कैसे पहचान सकते हैं कि जब आपने पत्थर से उसको तोड़ा तो पूरी तरह से चूरा बन गया। एक सीड ऐसा हुआ कि जिसको आपने तोड़ा तो 2 भागों में विभाजित हो गया। तो जो 2 भागों में सीड विभाजित हो गया उसको कोशिश करें जो बिल्कुल चूरा बन गया उसके साथ क्रॉप करनी। जी बिल्कुल। तो मैम अगर हम बात करें इसमें, क्योंकि रोग और कीटों की भी बात होती है, तो फिर हर फसल में रोग और कीट लगती हैं, तो मटर की खेती में रोग और कीटों से कैसे बचाव किया जाए और क्या प्राकृतिक खेती से इसका रोकथाम मुमकिन है? जी बिल्कुल है। अगर आप रोगों की बात करें तो सबसे पहले आप मार्च अप्रैल के टाइम में जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा राइज होना शुरू होता है जी। आप देखेंगे कि पौधों पर चूर्ण सीता रोग, जिसको हम पाउडरी मिल्ड्यू अपनी भाषा में कहते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू का मतलब है कि आप पूरे पौधे पे, तने पे, पत्तों पे देखेंगे कि पूरा जैसे आटा छिड़का होता है, जी, जी। उस तरह के सिम्टम्स आप देखेंगे जी। और फलियों पे अगर आप देखें तो फलियां भी पूरी तरह से काली पड़ जाती हैं। किसान भाई सोचता है कि ये पता नहीं क्या बीमारी लगी, इससे मैं कैसे निजात पाऊँ। जी। प्राकृतिक तरीके की बात मैं पहले करूंगी। जी, अगर आपके घर में खट्टी लस्सी अवेलेबल है, खट्टी लस्सी, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं लस्सी को कहीं ना कहीं फेंक देते हैं, उसको यूज़ नहीं करते। जी, तो अब उसको फेंकिए मत, उसमें खट्टी लस्सी में एक तांबे का लोटा डालिए और लोहे की कीलें डालें। उससे क्या होगा, फर्मेंटेशन होगी। 7 से 8 दिनों में, अगर गर्मी का समय है तो 7 से 8 दिनों में आप देखेंगे कि उसमें उफनना शुरू हो जाती है, उसमें लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। जब वो एसिड बनना शुरू हो गया तब आपने उसको पानी में मिला के इस्तेमाल करना। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि पानी में मिलाना ज़रूरी है। अगर आप उसको प्योर इस्तेमाल कर लेंगे तो सारे पत्ते जो हैं आपके जल जाएंगे। तो इसलिए जो चूर्ण सीता रोग है, पाउडरी मिल्ड्यू का रोग है, उसमें आप बेझिझक होकर खट्टी लस्सी का इस्तेमाल करें। अगर ज़्यादा नहीं है तो आप नेचुरल तरीके से ही इसका समाधान कर लेंगे, आपको केमिकल पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर बहुत ज़्यादा आ गया है, और मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि जो नेचुरल तरीके हैं वो किसी तरह से कंट्रोल का काम नहीं करते हैं, वो प्रिवेंटिव स्प्रेज है। अच्छा। अगर आप उसको रेगुलर करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी खेती बिल्कुल हरी भरी रहेगी, उसमें कोई बीमारी आएगी ही नहीं। पर अगर आ गई है और बहुतायत मात्रा में है, केमिकल का उपयोग आपको करना पड़ रहा है, तो सल्फर कंटेनिंग फंजीसाइड्स बहुत सारे हमारे पास है, जैसे कैराथिन है, आपका बेविस्टिन है, उसका स्प्रे हम कर सकते हैं अपनी खेती को बचाने के लिए। जी। तो मैम संक्षिप्त में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि फूलों के झड़ने की भी काफ़ी समस्या देखने को मिलती है, तो उससे कैसे बचाव किया जा सकता है? देखिए, फूलों के झड़ने के कई कारण हैं। जी। जैसे कि अगर मैं बताना चाहूँ, तापमान इसका एक कारण है। अगर 32 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर फूल के पड़ने के टाइम में टेम्परेचर चला जाता है तो आप देखेंगे कि बहुत सारे फूल मटर की खेती में झड़ना शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने कांस्टेंट मॉइस्चर नहीं रखा है, नमी का आपने ध्यान नहीं रखा है। एक बार क्या होता है कि आपने बहुत दिनों तक उसमें ध्यान नहीं दिया, वो सूखे से ग्रस्त आपकी फसल रही और बाद में आपने बहुत ज़्यादा पानी देना शुरू कर दिया। तो जब आप बहुत ज़्यादा पानी देंगे, हालांकि मिट्टी में आपके बोरोन की मात्रा है पर उसको पौधे में ट्रांसलोकेशन के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। अगर पानी नहीं है तो वो आपकी मिट्टी में अवेलेबल है पर
पत्ते तक जा ही नहीं पाएगा और आपके पौधे आपको सिम्टम देंगे कि उसमें न्यूट्रिएंट की कमी है। तो ये चीज़ें ध्यान रखने जी, की जरूरत है कि पानी उसमें जो ज़मीन पे आ रहा है वो पौधे तक मिलता रहे। जी, बिल्कुल। तो दूसरी बात ये है कि बोरोन की उपलब्धता इसमें ज़रूरी है। जी। तो मैम आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मटर की खेती से के विषय में हमें और हमारे दर्शकों को दी और यहाँ आने के लिए अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमने मटर की खेती से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बात की, किस तरह से आप मटर की खेती कर सकते हैं और किन किन सावधानियों की आपको ज़रूरत पड़ती है मटर की खेती करने के लिए। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारे दूरदर्शन हिमाचल के अपने फेवरेट कार्यक्रमों को और देखने के लिए आप हमें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले अंक में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।